अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास जारी हो सारी है। कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस इजलास में मौजूद थे। इजलास में शिक वाइज बात हो रही है। मुख्तलिफ जो बजट के अंदर मामलात रखे गए हैं, कुछ पर तनकीद भी की जा रही है, कुछ के खिलाफ तहरीक भी लाई गई हैं अपोजिशन की जानिब से, और इस वक्त एक दूसरे पर तनकीद खासी हो रही है। लेकिन इस इजलास से कबल जो गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ जिसे APC का नाम दिया गया, मुख्तलिफ सियासी जमातें अपोजिशन की सिवाय जमात इस्लामी के वो मौजूद थीं, और उसमें कुछ फ़ैसले भी हुए, लेकिन कुछ फ़ैसले बहरहाल ख़ासे तल्ख जुमलों के बाद ना भी हो पाए हैं। अब भी बुनियादी तौर पर कंक्रीट कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जो मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे। शायद वो सियासी जमातें जो इस वक्त पार्लियामान में अपनी एक बड़ी तादाद रखती हैं, उन्होंने उन तजावीज़ को नहीं माना, यानी कि इस्तीफ़े देने के हवाले से भी, लॉकडाउन की तहरीक हो या मिलियन मार्च के मामलात हों, अभी तक फ़ैसले जो है वो शायद उस तरह से नहीं हुए जिसकी उम्मीद की जा सकती थी या उम्मीद की जा रही थी। वजह क्या है कि क्या इस वक्त पार्लियामान के मामलात को डीरेल नहीं करना चाहती सियासी जमातें, ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिमीन नून के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में चलने वाली पार्लिमानी जमात हो। अब इस पर बात करेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जयकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिमीन नून के रहनुमा, उन्होंने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है। राना अरशद साहब आपका बहुत शुक्रिया। लगारी साहब, मैं पहले आपसे जो उस पर सियासी और तज्जिया और सहाफ़ती खबर के मामले के हवाले से बात कर लीजिए। गुज़श्ता रोज़ बैठक हो गई, मामलात भी कुछ तय हो गए, लेकिन उन मामलात से पहले ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस नज़र आएगी, अपोजिशन जो उठेगी कोई मुश्तरका एलामिया बनाकर, मुश्तरका लाया अमल, लेकिन लगारी साहब शायद वो चीज़ बन नहीं पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। क्या वजह इसकी? मेरा ख्याल है कि एक तो इसमें होमवर्क नहीं किया गया था। मौलाना ने जो मौक़िफ़ इलेक्शन के फ़ौरन बाद रखा था वही मौक़िफ़ उन्होंने दोहराया, यानी उन्होंने कोई नई बात नहीं की। बात ये होती है कि जब आप कोई बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम देना होता है जो मरहलावार आगे चले। आप आनन फानन ये नहीं कर सकते कि आप पूरे के पूरे 174 अरकान असम्बली से ये कहें कि आप लोग जो है घरों को चले जाएं और रिज़ाइन कर दें। इस तरह से मामलात हल नहीं होते हैं, और इस तरह का बहरान अपोजिशन की जमातें भी पैदा नहीं करना चाहेंगी, और उनकी एक बड़ी, और फिर लोग उनसे सवाल करेंगे कि तो हमने तो आपको वोट दिए थे, आप हाउस छोड़कर कैसे आ गए। मौलाना चाह रहे थे कि तमाम पार्टियां जो हैं अपने उनके रुकनियत से इस्तीफ़ा दें पार्लियामेंट की और बाहर आ जाएं। मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं था। अगर कभी इत्तफाकन मौलाना के पास 20, 30, 40 सीटें कभी इत्तफाकन आ गई तो वो कभी भी रिज़ाइन नहीं करेंगे, और उन्हें पता है कि जिन पार्टियों के पास खासी सीटें हैं, अगरचे धांधली हुई है, अगरचे ये बात तस्लीम शुदा है कि पाकिस्तान में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, कभी ये बात बिल्कुल तय है कि इलेक्शन में इंजीनियरिंग होती है, ये तय है कि इलेक्शन में मैनिपुलेशन होती है और होती रही है, और साबका इलेक्शन में भी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जैसे कमज़ोर माशरों के लोग, कमज़ोर जमहूरियतों के लोग इतना बड़ा एडवेंचर नहीं कर सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में असम्बलियाँ छोड़ दें। फिर इन असम्बलियों को छोड़ दें, फिर सूबाई में क्या करेंगे, क्योंकि PMLN तो सूबाई असम्बली में पंजाब में एब्सोलूट मेजॉरिटी में थी, उनकी तो हुकूमत साजी की दावत तो उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज़ाद को मिलाकर उनको नहीं दी गई, और आज़ाद को मिलाकर अक्सरियत बनाई गई, और फिर जिस तरह से मैनिपुलेशन हुई है वो एक अलग कहानी है। एक बड़ी तादाद पंजाब असम्बली में आए, एक बड़ी तादाद कौमी असम्बली में आए, तो इस तरह से रिज़ाइन नहीं हो सकते थे। लेकिन मरहलावार तहरीक के और नतीजा खेज़ तहरीक के लिए बेहतर सलाह मशवरे इस APC से पहले होने चाहिए थे। मुझे याद है कि जब आज से 32 साल पहले मौलाना फजलुर रहमान ने APC बुलाई थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रिजर्वेशन थी, उस वक्त भी ये बात हुई थी कि मौलाना पहले होमवर्क कर लें, उसके बाद आप APC की बात करें। उस वक्त भी APC नहीं हुई थी, और ज़ियाउल हक का ज़माना था। ज़ियाउल हक जो थे उस वक्त ज़िंदा थे, और मौलाना ने बहुत जल्दी से APC बुलाने की कोशिश की थी, और उसकी कोई नतायज बरामद नहीं हुए थे। इस पर भी बड़ा होमवर्क होना चाहिए था। बिल्कुल सही, लेकिन बड़ी सियासी जमातें इसमें मौजूद थी। राना अरशद साहब, APC को हुकूमत जो कह रही है कि वो एक नाकाम नशस्त थी, उसके बाद कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। ये नशस्त में कुछ मामलात तय ही नहीं थे, ख़ास तौर पर पहले तो ये लग रहा था कि शायद
आला क़यादत उस तरह से शायद शरीक ना हो, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब भी चले गए आपकी जानिब से, मरीम नवाज़ साहिबा भी, लेकिन वहाँ पर जाकर भी मरीम नवाज़ साहिबा का स्टांस काफ़ी सख्त था। शहबाज शरीफ साहब जो पार्लियामान में टोन है वही टोन वहाँ पर भी वैसी थी। तो क्या एक तो APC की सियासी जमातों में भी सलाह मशवरे नहीं, दूसरे क्या आपकी अपनी जमात में भी सलाह मशवरा नहीं कि क्या स्टांस होना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज साहब का जो बयानिया है वो वही है जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, और मरियम बीबी का वही है जो शहबाज साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। अभी आप देखें कि असम्बली का इजलास था और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे। अपोजिशन लीडर जब क्या नाम है, अयूब खान साहब के पोता साहब उमर अयूब खान साहब खुताब दे रहे थे कि हमने 200% गैस महंगी की, तो ये हमने नहीं की, ये पुरानी गवर्नमेंट ने की। अभी वो फरमा रहे थे डॉलर महंगा हुआ, ये हमने नहीं किया, ये उन्होंने किया। अर्ज ये है कि अभी शहबाज साहब बात कर रहे थे तो स्पीकर ने उनका माइक बंद कर दिया। ये है आमरीयत, ये है, मैं समझता हूं कि एक ऐसा माइंड सेट के जो अपोजिशन लीडर को भी बात करने की इजाज़त नहीं देते। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह APC कामयाब हुई है। ये एक बैठक हुई है क्योंकि 25 जुलाई को ऑलमोस्ट हम तमाम लोग एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हम इलेक्शन में इत्तेहादी नहीं थे। मुदस्सिर भाई, हम जो लगाई साहब ने बात की, बिल्कुल इसका होमवर्क होना चाहिए था और होमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक है कि 25 जुलाई के दिन इंटरनेशनल धांधली हुई, RTS सिस्टम बैठ गया, 1 साल गुजरने को है। राना साहब, आप कह रहे हैं कि एक कामयाब APC है, तो फिर इस APC की कामयाबी के बाद क्या लाया अमल है आपकी जमात का? जी मुदस्सिर भाई, गुजारे ये है, आज मियाँ नवाज शरीफ साहब हर जुमेरात को मुलाकात होती थी और आपको पता है कि पिछली जुमेरात को अनाड़ी नलायक आज़म लाहौर में था, तो उसने कहा कि मैं लाहौर में हूँ और मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करने की उनके रिश्तेदारों और पार्टीज़ के लोगों को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम का चीफ पोलिंग एजेंट थे और वो जहन से वो आमरीत नहीं जा रही नियाजी साहब के। और पिछली जुमेरात भी मुलाकातें बंद कर दी और आज भी उनके भतीजों को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, सिर्फ उनकी बेटी और वालदा को इजाज़त दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये न्याजी साहब जो हैं ये को गैर मुल्की एजेंडा लेकर पाकिस्तान के ऊपर बर्बादी मुसल्लत कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम के साथ जो महंगाई, लाकानूनियत, डॉलर की उड़ान, और हमारे दौर में 50 रुपए किलो चीनी थी तो कौन सी आफत आ गई। गन्ना तो भी हम खुद जिम्मेदार हैं, गन्ना तो खेतों में पैदा होता रहा, आज भी है, और चीनी 75 रुपए हो गई। और फिर माशाल्लाह तरीन साहब का कलेजा ठंडा ना हुआ, उन्होंने 3 रुपए 65 पैसे पर केजी टैक्स लगवा कर लाखों टन जो उन्होंने स्टॉक किया हुआ था चीनी का, उससे अरबों रुपए कमा रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो आपकी 31 मई 2018 को 65 रुपए पर केजी चने की दाल थी, वो 120 रुपए की हो चुकी है। और फिर आप ये देखें कि कल 5.5 रुपए और आज डॉलर की उड़ान आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं अर्ज मुदस्सिर भाई ये करना चाहता हूं कि ये कंट्रोल करना किसने है। बजट के मामला अगर हुकूमत ये नहीं, बड़े मुश्किल इस वक्त आवाम के लिए पेश आ रहे हैं। मैं लगारी साहब से इस पे, ये गरीब मार बजट है, ये IMF का मुसल्लत शुदा बजट है। जी लगारी साहब, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, यहाँ पर एक मामला जो है सबसे दरपेश अहम आ रहा है, वो है अपोजिशन का इस वक्त जो क़यादत है उन पे सख्त किस्म के केसेस हैं। उन सख्त केसेस के अंदर क्या आपको लग रहा है कि ये तमाम तर एक अच्छी, बड़ी और इफेक्टिव तहरीक चलाने में कामयाब हो सकती है अपोजिशन? केसेस तो बल्कि माहौल बनाते हैं, ऐसा नहीं है। केसेस बनाने का मतलब ये होगा कि माहौल बने और लोगों को बाहर निकलने के लिए बाकायदा आमादा किया जाए।
केसेस कब नहीं होते थे? जनरल ज़ियाउल हक से जैसे केसेस तो कोई नहीं बना सकता है, और जनरल ज़ियाउल हक जैसी कोर्ट्स किसी के पास नहीं है जो घंटों में फैसला करती थी, और समरी मिलिट्री कोर्ट बनी हुई थी जो सरसरी समात की बुलाया, फ़र्द जुर्मायत की और कहा कि तुम्हारे पास क्या सफाई है। वो कहता था कि मैंने इल्ज़ाम तस्लीम नहीं किया, वो कहते हैं कि इल्ज़ाम साबित हो गया और तुम्हें सज़ा हो गई। ये टोटल कार्रवाई होती थी। और उसके अलावा जो खसूसी समात की फ़ौजी अदालतें थीं वो भी इसी तरह के फ़ैसले करती थीं। तो क्या तहरीक नहीं चली थी? क्या जनरल ज़िया का इक़्तिदार बाकी है? क्या उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का इक़्तिदार बाकी है? 8-9 साल के बाद वो भी रहे, तो क्या उनका इक़्तिदार ख़त्म नहीं हुआ? क्या इस मुल्क के अवाम के हाथों ख़त्म नहीं हुआ? क्या जनरल ज़ियाउल हक के इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए अवाम सर, ये तो मुख्तलिफ है ना। जनरल ज़ियाउल हक का जो जनरल मुशर्रफ का एक आमिराना दौर है, यहाँ पर एक हुकूमत है जिसमें अपोजिशन भी मौजूद है, जिसमें पार्लियामान में बैठी हुई हुकूमत भी है, वो इलेक्शन से निकल कर आए हैं, उस पर सेलेक्टेड के या उस पर धांधली के मामला हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बार बार बात हो रही है कि एक जानिब PTI पीपल्स पार्टी और नून लीग अब्बू बचाओ तहरीक है, ये नाम देती है हुकूमत उनको, और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि बिन पानी के मछली है जो तड़प रही है क्योंकि वो पार्लियामान में नहीं। यानी कि ज़ातियात पर मबनी ये तहरीक, और ज़ातियात पर मबनी तहरीक तो माजी में कभी कामयाब नहीं हुई है। माजी में भी ऐसी तहरीकों को यही नाम दिए गए थे। ऐसा नहीं है कि माजी में चलने वाली तहरीक को जमहूरी तहरीक कहा गया, अवामी तहरीक कहा गया, अवाम की पॉपुलर तहरीक कहा गया। हुक्मरानों के पास यही हथकंडे होते हैं, यही तरीक़ाकार होता है। इसी तरह से अवाम की जो तहरीकें होती हैं उनको रुस्वा करने के लिए या बदनाम करने के लिए उन पर तो गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जाते थे, कत्ल के इल्ज़ामात लगाए जाते थे। भुट्टो साहब पर तो कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया और उस इल्ज़ाम में फांसी भी दी गई। तो क्या लोगों ने मान ली? 40 साल से लेकर अब तक वो अपनी कब्र से इलेक्शन लड़ता है, फिर भी जीत जाता है। तो अब भी वो पूरी की पूरे सिस्टम की मुज़ाहमत कर रहा है। तो क्या उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने के बाद उन्हें ख़त्म कर दिया? नहीं होता है ऐसा, उनके बस में नहीं होता है। ये चीज़ें मैनेज करने से नहीं हल होती हैं। लोगों के दिलों में जो लोग बसते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं। जाकर निकाल लें लोगों के दिलों से कि जी निकाल लें, आप लोगों के दिलों से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को निकाल लें, नवाज शरीफ को निकाल लें, मरियम को निकाल लें, बिलावल भुट्टो को निकाल लें। आपके बस में नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह कहते हो जी अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है, अब्बू बचाए तारीख चल रही है, तो कौन सा उनके अब्बू पर आपने वो जो है कौन सा कम किया हुआ है, या इससे पहले आपने कौन सा अब्बू लोगों के को फांसी पर चढ़ाने के बाद कौन सा लोगों को तारीख चढ़ाने से बात रखा था? ऐसी नहीं है। मेरे ख्याल में ये तिफलाना बातें हैं और इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। लेकिन सर ये तमाम तर बातें हैं। राना साहब जो लगारी साहब बात कर रहे हैं, बहरहाल एक सियासी जो वर्कर है वो तो अपनी तहरीक को उसी तरह से चलाते हैं, सियासी लीडर है उसी तरह से। जो लगारी साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल तज्जिया उनका सहाफ़त के पैराए में बिल्कुल सही। लेकिन सर ये जो माजी में तहरीकें चलती रही हैं, मैं लगारी साहब ये सवाल आपकी जाने मांगूंगा, लेकिन मैं राना साहब जो माजी में तहरीकें चलती रही हैं जो 90s जिसका बहुत जिंदा सबूत है वो आप चलाते रहे हैं। बीबी के खिलाफ हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलाती रही है, मुस्लिम नून के खिलाफ फिर आप चलाते रहे, बीबी के खिलाफ फिर वो चलाते रहे आपके खिलाफ। यही पिंग पोंग के खेल की तरह जाएंगे। अब उसके बाद जनरल मुशर्रफ आए तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो तहरीक हुई, फिर मिसाक जमहूरियत के मामलात हुए, फिर इकट्ठे हुए, फिर आपके खिलाफ मियां नवाज पीपल्स पार्टी के खिलाफ मियां नवाज शरीफ काला कोट पहनकर चले गए और आपने जो गिलानी साहब हैं उनको निकालने की बात की। आपने राजा जो परवेज अशरफ थे उनके नाम रखे गए। ये आप ही की हुकूमतें करती रही। वो कहते रहे कि ये हुकूमत। फिर मियां नवाज शरीफ साहब आए, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जरदारी साहब जलसे करते रहे, बिलावल भुट्टो साहब उनके खिलाफ जलसे करते रहे। अब अचानक 10 महीनों में ये सबसे बड़ा दुश्मन इमरान खान और PTI कैसे हो गई है? मुदस्सिर इकबाल साहब, आपने बिल्कुल जो तारीख पर रोशनी डाली, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आप 88 को देखें, 90 को देखें, 97 को देखें। बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट थी तो पीपल पार्टी ने तहरीक चलाई और हम 2.5 साल के बाद फारिग हुए जी। उसी तरह पीपल पार्टी की गवर्नमेंट गई। हमारे दोनों टनोर में मियाँ साहब 2.25 और 2.5 तकरीबन 4.5 साल 4.5 साल के दोनों टनोर थे। बिल्कुल आपने सही फरमाया। गुजारे ये है जो लगारी साहब ने फरमाया, जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी देकर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भट्टो के नाम लेवों को ख़त्म नहीं कर सकी। आप अप्रैल 1986 को देखें जब बेनज़ीर भुट्टो की आमद हुई दाता की नगरी में जी। और लोगों ने किस तरह बेनज़ीर का साथ दिया।
हम आपस में बिल्कुल मुखालिफ थे। और आज भी 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने हमने अपने अपने प्लेटफॉर्म से कंटेस्ट किया है। बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, हमने मिसाक जमहूरियत किया, लेकिन गुजारिश ये है कि 2008 से 2013 तक हमने अपोजिशन का काम किया और जरदारी साहब गवर्नमेंट में रहे। उसके बाद 5 साल हमने किया, लेकिन अपोजिशन का रोल होता है गवर्नमेंट पर तनकीद करना। जब 2009 में गवर्नर राज पंजाब में लगा और अदलिया का इशू चल रहा था, तो हमने बिल्कुल अदलिया बहाली की तहरीक चलाई थी और नियाजी साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, कह रहे थे मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, क्योंकि हम मॉडल टाउन से निकले थे मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में और मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं खुद जो ट्रक आगे था उस पर था। हमें खान साहब ना नजर आए और जब गुजरांवाले रात को पहुंचे बाईपास पर, तो हमें जब कन्वे हुआ कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब जो हैं वो अदलिया के जजेस को बहाल कर रहे हैं, हम वापस आ गए, हम वापस आ गए। जी जी तौर पर मियां नवाज शरीफ हमने भाई हमने इस्लामाबाद पर मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आप इतनी लंबी एक मुखालिफत हमले ने किए के बाद 10 साल के बाद 10 साल 2008 से 2018 एक दूसरे की मुखालिफत में रहे। अब ये 10 महीनों में सबसे बड़ा मुखालिफ इमरान खान को आपने और सबसे बड़ा जिम्मेदार समझा। मेरा तो सवाल ये था, मैं ब्रेक पे जाना है इसलिए मैं लगा रहा हूं। जी मैं उसी तरह जवाब आधा मिनट अच्छा मुदस्सिर भाई, मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो इंटरनेशनल धांधली हुई, जो आरटीएस सिस्टम बैठ गया, आज आप देख लें कि आईएमएफ का मुसल्लत शुदा बजट डॉक्टर रजा बाकर की क़यादत में स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया और वो पिछले हफ्ते फरमा रहे थे कि मैंने आईएमएफ से रिजाइन कर दिया। शेख हफीज अगर पार्टी के मिनिस्टर फ्रांस थे तो वो करप्ट थे, इधर आ गए हैं तो वो मैं समझता हूँ ड्राई क्लीन हम से हो गया है। ऐसा नहीं है। शब्बर जैदी साहब जो हैं वो टैक्स बचाओ तहरीक चलाते रहे हैं और आज वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। मैं समझता हूं कि असद उमर को इस वक्त जो हटाया गया ये भी एक साजिश थी और नलायक आजम को पता ही नहीं कि डॉलर किसके कहने पर आगे जा रहा है। और 200% गैस महंगी, 150% बिजली महंगी हो गई। के हवाले से प्रोग्राम में बात करना चाह रहा हूँ। लगारी साहब, ये सवाल थे कि मिसाक जमहूरियत हो गया, तमाम तर चीज़ें मोहतरमा और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों ने की, उसके बाद ख़त्म हो गया। फिर 2008 का वक्त है, बीबी नहीं है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मियां साहब के बहुत से ऐसे बड़ी बातें हैं, वक्त कम है, मैं दिखा भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर इल्म है। 2008 से लेकर 13 तक का जो 13 से लेकर फिर आगे 18 तक की सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेरवैया है। अब ये 10 महीनों में सबसे ज़्यादा मुखालिफत इमरान खान साहब की, ये क्यों? हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं फिर मामलात पर मज़ीद बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। अफगान सदर अशरफ गनी साहब इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनकी मुलाकात भी हो गई है। ये मुलाकात और ये दौरा इस वक्त अफगानिस्तान में अमल के हवाले से इंतहाई अहम गर्दाना भी जा रहा है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, साबिक सफ़ीर हैं, अफ़गान उमूर के बड़े माहिर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, इस वक्त अफगान सदर का दौरा पाकिस्तान का करना और नई हुकूमत के साथ ये बातचीत के मामलात हैं, आप समझते हैं कि जो अफगान अमल में पाकिस्तान अब कोशिशें कर रहा है, हालिया एक कॉन्फ्रेंस जो पिछले हफ्ते भूरबन में हुई है, उसके बाद ये दौरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अपने मामलात भी इस दौरे के और मुलाकातों के बाद बेहतरी की जानिब गामज़न है? सर देखिए, इस वक्त अफगान सदर जो है वो उनकी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। एक तो इसलिए कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें उनको नज़रअंदाज किया गया है और तालिबान और अमेरिका अब अपना डायरेक्ट उनके कॉन्टेक्ट्स इस्टेब्लिश हो गए हैं। 29 जून को 7वां दौर शुरू होने वाला है जिसमें अफ़गान हुकूमत का कोई नुमाइंदा शरीक नहीं होगा जी। दूसरी तरफ मॉस्को का जो प्रोसेस है उसमें भी अफ़गान हुकूमत की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो एक तो ये उनकी बड़ी वरी है कि
पीस प्रोसेस तो शुरू हो गया है, लेकिन हुकूमत का उसमें कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं है। दूसरी तरफ वहाँ इंसर्जेंसी एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, और इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट 45% तक बढ़ गया है। तकरीबन 40,000 लोग हर महीने हर साल अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं मिडल ईस्ट की तरफ और ईस्टर्न यूरोप की तरफ। जो अफ़ीम की पैदावार है वो भी बढ़ रही है। पाकिस्तान के साथ जो थोड़ी बहुत तजारत होनी थी वो बाड़ लगाने की वजह से वो बॉर्डर सील कर दिया गया है, वो तजारत भी तकरीबन ख़त्म हो गई है। जो पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो तजारत का जो हजम था वो जो $3 बिलियन तक पहुंच चुका था, अब वो गिर के $400 मिलियन तक आ गया है। उसकी वजह यह है कि तजारत अब ज़्यादा चौबहार के रास्ते होने लगी है। तो ये तो उनकी अपनी कंपल्सन है। सितंबर में उनके इलेक्शन होने वाले हैं। अशरफ गनी साहब दोबारा कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको आवाम के सामने पेश करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हालत दिन ब दिन वहाँ बिगड़ती जा रही है। तो इस पस मंज़र में उनको अब दोस्त चाहिए कि ऐसे दोस्त तलाश करें कि उनके साथ अपना जो बयानिया है वो भी शरीक कर लें, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मिल के तालिबान पर भी ज़ोर डालें कि तालिबान इस बात पर राज़ी हो जाएं कि अशरफ गनी की हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करें, और अमरीका पे दबाव डाला जाए कि कोई ऐसा मुआहदा न किया जाए जिसमें अफ़गान हुकूमत का कोई वो न हो, कोई उनका हिस्सा न हो। तो इस पस मंज़र में यह दौरा हो रहा है। अगरचे तो क्या मोहम्मद साहब, मैं आपसे सवाल करूं, तो क्या ये पाकिस्तान इतना इफेक्टिव हो सकता है कि तालिबान के हवाले से भी बात है कि उनसे मज़ाकरात, अफ़गान हुकूमत से बराह रास्त मज़ाकरात हो, और पाकिस्तान ये कोशिश करे कि अमरीका भी चाहे कि इस प्रोसेस में अफ़गान हुकूमत को भी शामिल किया जा सके? पाकिस्तान इस पर क्या रोल अदा कर सकता है? पाकिस्तान का रोल महदूद है। कुछ पाकिस्तान का लेवरेज जो है, कुछ तालिबान के लीडर जो हैं उनकी यहाँ फैमिलीज़ हैं तो आते जाते हैं, तो उस हद तक तो पाकिस्तान का लेवरेज है। लेकिन मसला अब ये है कि 6 राउंड जो हो चुके हैं उसमें तालिबान ने अपना मौक़िफ़ बड़े वाज़े अंदाज में पेश कर दिया है। ट्रूप्स विड्रॉल के हवाले से, सीज़ फायर के हवाले से, ब्लैक लिस्ट के हवाले से, और वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के हवाले से, ये 4 अहम इश्यूज़ हैं। इन पे तालिबान ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े कर दिया है, और उनकी शूरा ने उसकी इजाज़त दे दी है। अब उसमें वो कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकेंगे, न कोई चेंज ला सकेंगे। अगर पाकिस्तान कह भी दे तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई अब कोई फ्लेक्सिबिलिटी वो दिखा सकेंगे। अमेरिकन हुकूमत जो है वो भी अपने उस पर जो उन्होंने कैलेंडर बनाया है कि हम 3 साल के अंदर चले जाएंगे, तालिबान मुतालबा कर रहे हैं कि आप 6 महीने के अंदर फ़ौजें निकालें। अब इनको कैसे ब्रिज किया जाए, कैसे उनको करीब लाया जाए, ये एक बड़ा अहम मसला है। सीज़ फायर पे तालिबान एग्री इसलिए नहीं होते, वो समझते हैं कि ये एक अमेरिकन ट्रैप है। अगर एक मरतबा सीज़ फायर हो गया और मुज़ाकरात ने डिलीवर नहीं किया तो फिर लोगों को दोबारा अपने मकानात देहात वगैरह से निकाल के लड़वाना फिर उनके बस की बात नहीं है। फिर ये उनकी जो जदोजहद है, जो इंसर्जेंसी है, वो ख़त्म हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। तो तज़ादात बहुत से हैं, लेकिन कॉमन ग्राउंड भी मौजूद है। कॉमन ग्राउंड ये है कि अफ़गान जो हैं वो 40 साल की जंग से तंग आ चुके हैं, और वो कहते हैं कि जो भी हो लेकिन अफ़गानिस्तान में अमन आए, ताकि जो लोग अपने देहात छोड़ के चले गए हैं वो अपने देहात को वापस आ जाएं, इनकी इकानमी जो है वो अपने उस पर वापस आ जाए, और जो रोज़गार का मामला है, जो अमन का मामला कि तो उसमें कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए, कुछ प्रोग्रेस हो जाए। तो आम लोग जंग से तंग आ चुके हैं, और ये एक बड़ी बात है जिसका लिहाज अशरफ गनी के लिए भी जो है वो भी बहरहाल जंग अब ज़्यादा देर चलना वो भी बेहतर नहीं है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ रहेगा। लगारी साहब, अशरफ गनी साहब का ये दौरा तवील दौरा एक तरह से है कि इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी, कल भी वो होंगे, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात है। यही जब अशरफ गनी साहब इब्तिदा में आए और ये हुकूमत जब इब्तिदा में आई, पहली हुकूमत के साथ भी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाया होता, तो पाकिस्तान तो हमेशा से अफ़गानिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, अफ़गानिस्तान के अमन के लिए बात करता रहा, लेकिन इस हुकूमत ने भी एक मस्बत जवाब नहीं दिया था अशरफ गनी साहब ने। अब उनको ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ रही है, जो मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं कि दोस्तों की ज़रूरत है, तो दोस्त बनाने में देर नहीं कर दी, मेहरबान है। एक तो ये कि उन्हें बहुत देर में एहसास हुआ है कि पाकिस्तान का कोई रोल हो सकता है या पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए, इसलिए कि वो
भारत से बहुत ज़्यादा इंगेज थे और उनके वहाँ से बड़ी गर्मजोशी के ताल्लुकात थे और उनका ये ख्याल था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब बैठेंगे तो इंडिया की सपोर्ट से शायद ग्राउंड रियलिटीज़ उनके लिए चेंज हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए कि अमेरिका का अब तालिबान के साथ बरह रास्त मुज़ाकरात में आना और उसमें अफ़गान हुकूमत का कोई किरदार न होना, और फिर उसके बाद जैसे रुस्तम शाह महमद साहब कह रहे थे, जिस तरह से मास्को में प्रोसेस हुआ है और वहाँ पर अफ़गान तालिबान गए और वहाँ पर डायलॉग का एक प्रोसेस हुआ है, उसके बाद अशरफ गनी की वो, और बल्कि यहाँ पर और ज़्यादा सरगर्मी एक और हुई कि हामिद करज़ई सरगर्म थे और ये पस मंज़र में थे और इनके पास स्पेस नहीं था हामिद करज़ई के पास, जबकि हामिद करज़ई ने भी ग्राउंड को खाली नहीं किया है और उनके पास उस वक्त भी वो इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शन में अशरफ गनी आए थे, लेकिन हामिद करज़ई अब भी ये चाहेंगे कि उनका कोई ना कोई रोल होना चाहिए। और फिर ये कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हामिद करज़ई को लाते वक्त जो अपना खलीलजाद थे उनका जो किरदार था वो बड़ा अहम किरदार था और बोन कॉन्फ्रेंस में वो उनको लाए थे जिस तरह से, और उनके लिए एक पूरा 2001 में पूरा ग्राउंड बनाया गया। तालिबान पर जो अटैक हुआ अक्टूबर में 2001 में, और फिर उसके बाद जिस तरह रजीम चेंज का मामला आया, फिर बोन कॉन्फ्रेंस में मामला आगे बढ़े, जिस तरह से हामिद करज़ई को यहाँ कंधार में कुछ एक्टिविटीज़ कराने के बाद फिर वहाँ ले गए और कहा गया कि जनाब ये हमारे निजात दहिंदा आगे पे लेजिटिमेसी के लिए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ से यूनान से ज़ाहिर शाह को बुलवाया था कि ज़ाहिर शाह आएँ। अब एक और प्रॉब्लम आ गई है कि लेजिटिमेसी के बावजूद भी अब आप तालिबान के रोल को मनफी उसको नफ़ी नहीं कर सकते, इसलिए कि तालिबान गुज़श्ता 18 साल से कंसिस्टेंसी के साथ मुज़ाहमत कर रहे हैं एलाइड फोर्सेस की, वो मुज़ाहमत कर रहे हैं काबुल रजीम की, जो भी है, चाहे वो करज़ई की हो, चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे वो अशरफ गनी हो, कोई भी हो, उनको भी रिजेस्ट कर रहे हैं और एलाइड फोर्सेस को कर रहे हैं, अमेरिका को कर रहे हैं और वहाँ जो भी फोर्सेस सबको रिजेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अब उनकी एक बहुत बड़ा स्टेक भी बन गया है और उनकी हैसियत भी बन गई है। और एक और बड़ी बात ये हुई है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो नादरन अलायंस था वो उसकी पसपाई हुई है, अगरचे बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है लेकिन ग्रेजुअली उनकी पसपाई हुई है। और अगरचे बहुत सी चीज़ें अब जो चीन अपना ईरान के वास्ते से हो रही हैं, उसमें एक किरदार है शुमाली इत्तेहाद का और अब चाबहार जो उनके लिए खुला है, लेकिन यहाँ का जो ट्रांजिट था उनका अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान से जो उनकी ट्रांजिट ट्रेड होती थी वो ख़त्म होने जा रही है और इससे भी अफ़गानिस्तान के मसाइल होंगे। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेड रूट जो है वो हमेशा पाकिस्तान रहा है और पाकिस्तान के मनफी हो जाने से ये नहीं है कि वो चाबहार से सारा कुछ वैसे ही हो जाएगा, इसलिए कि ट्रेडिशनल रूट्स के ख़त्म होने से नए रूट्स के बनने से बहुत वक्त भी लगता है और बहुत मुश्किल होती है, वो इतना आसान चीज़ें नहीं होती और उसके लिए ख़ासतौर पर अफगानिस्तान के जो हालात है लगारी साहब, उसमें तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, एक चीज़ आप बात कर रहे थे तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अब 7वें दौर के मामलात हैं, लेकिन हुकूमत को माइनस करके तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात जो हैं वो अगर चलते रहें तो अफगान हुकूमत उसमें शामिल ना हो, तो फिर भी आप समझते हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं? देखिए, डायनेमिक्स तब्दील हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के। आप देखें कि इस वक्त रूस, चीन और ईरान, तीन जो ममालिक हैं, उन तीनों ने तालिबान के साथ रवाबित बना लिए हैं और रस्मी फार्मल रवाबित उनके बन गए हैं और उनके विज़िट एक्सचेंज हो रही हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। और उसकी वजह यह है कि तीनों मुल्क ये समझते हैं कि जिस हुकूमत में तालिबान नहीं होंगे वो दाइश का मुकाबला नहीं कर सकेगी, और चूँकि दाइश एक ब्रूटल तंजीम है, वो चीन के लिए भी ख़तरा है, रूस के लिए भी ख़तरा है, ईरान के लिए भी ख़तरा है। इसलिए तीनों ममालिक में इस बात पे एक कन्वर्जेंस इस्टेब्लिश हो गया है कि जो भी हो लेकिन ऐसी हुकूमत हो जिसमें तालिबान प्रीडोमिनेंट पोजीशन हो, तालिबान उसमें शामिल हों। अमेरिका इससे ख़ाइफ है, इसलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इससे पहले कि रूस, चीन और ईरान से तालिबान के रवाबित मज़ीद उस्तवार हो जाएं, कोई डील हो जाए और वो डील ऐसी हो कि अमेरिकन शराइत पर भी हो और कुछ न कुछ उसमें अफ़गान हुकूमत भी शामिल हो।
अगर अफगान हुकूमत उसमें शामिल नहीं होगी फिर भी काम नहीं होगा, जैसे आपने कहा, क्योंकि बहरहाल वो एक इलेक्टेड हुकूमत है। अब जो भी उससे कहें कि उनका कंट्रोल सिर्फ 40% टेरिटरी पे है, जो भी है, लेकिन ऑन पेपर तो वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो उनको आप बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका को अफ़गान हुकूमत की कमज़ोरी का इल्म है। देखें, 6 महीने पहले अशरफ गनी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इत्तेहादी अफवाज कोएलिशन फोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकल जाती हैं तो उनकी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक रह सकती है। ये भी शायद उन्होंने कुछ ऑप्टिमिस्टिक वो था। बहरहाल लोग कहते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा शायद न रह सके, लेकिन वो अमेरिकन फौजों की मौजूदगी पे उनका डिपेंड वो इन्हिसार है, इसलिए वो अमेरिका के सामने इतनी सख्त सराय रख भी नहीं सकते। तो हुकूमत का भी अमेरिका के साथ जो है वो मामलात हैं, लेकिन अमेरिका को भी पता है कि अफगान हुकूमत की सूरत हाल वो क्या है। वक्त भी खत्म हुआ। बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आपका आप दिया दौरा सदर जो अफगानिस्तान के हैं वो पाकिस्तान के जारी है, कल भी उनका दौरा होगा, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।